चलिए सियारों के बाल बच्चा कहा गया रे, हुआ हुआ भी करता है। फॉर्म चेक करवाना, सब पे आदमी का नाम लिखा ना, अपने नाम में तो सिया जैसा करता है। चलिए हम लोग पिछले क्लास में गुलाम वंश कंप्लीट किए थे ना, नीचे हेडिंग दो, हम लोग आज चलेंगे खिलजी वंश। लिखिए खिलजी वंश 1290 से 1320। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, जलालुद्दीन खिलजी। छियानवे। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96। चलिए सब लोग हमारे साथ को बढ़िया से ध्यान दीजिए, ध्यान से समझो कि आज का क्लास एकदम क्लियर हो। देखिए सबसे पहले तो हम लोग को समझना है कि खिमेन यह बेल्ट है, इस साइड में आपको याद है कि सिंधु नदी से इधर मंगोल आए हुए, याद आ गया सबको। यहां पे हम लोगों को समझना है कि जलालुद्दीन खिलजी जो देख रहे हैं लाहौर और दिल्ली तक के क्षेत्र में मेन है। इस साइड में जो क्षेत्र है बलवन सब जीता था, यूपी का क्षेत्र, और यही बलवन के रिश्तेदार एक है जो सूबेदार है। अन्य भी विजित क्षेत्रों में दूसरे सूबेदार हैं जो बलवन के रिलेटिव है। जनरली होता क्या था, राजा जब बदले तो सब सूबेदार अधिकारी बदलता था, अपने रिलेटिव को रखता था ताकि विश्वासी रहेगा, दूसरा का रिलेटिव है, क्या करेगा नहीं करेगा, कौन सा गेम करेगा, कोई ठिकाना नहीं। इसी में बलवन के एक रिश्तेदार है जिनका नाम है मलिक छज्जू के रिश्तेदार थे। इसमें बलवन के रिश्तेदार है इलाहाबाद और काला के सूबेदार। अब देखो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि यह दयालु सुल्तान थे। दयालु क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जनरली जो सुल्तान हेड बनते थे सारे अधिकारी हटा के अपना आदमी बैठाते थे। जलालुद्दीन क्या कह रहा है कि जाने दो, उसका भी बाल बच्चा है, परिवार है, हटा देंगे तो बेचारा का कौन देखेगा परिवार को, हम उसको छोड़ देंगे तो वो भी हमको धोखा नहीं देगा, किसी न किसी को रखना ही है। अब सोचो कि इस तरह से करके वो पूरा दयालुता दिखाता था। इतने नहीं, इसके बारे में कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी दयालु सुल्तान इसलिए भी है कि कई बार इतना दया दिखाता था कि तुम्हें हंसी आ जाए। कोई चोर डकैत पकड़ा के आए तो खुद रोता था कि तुमको मृत्यु दंड दे रहा है, तुम्हारा परिवार के क्या हो। क्यों नहीं सोचते हो, ऐसा क्यों करते हो? अब बताओ, समझ रहेगा कि मृत्यु दंड अपने रो रहा है कि बाल बच्चा के कौन देखेगा, और अपने रो रहा है। तो जलालुद्दीन खिलजी को इसलिए पूछा जाए कभी भी दयालु सुल्तान कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। हाँ, दो जगह इनकी दयालुता खत्म हो गया था। एक जब राजा बनने का मन हुआ, क्यों 3-4 महीना का बच्चा उसका नरेटिव टिप के राजा बने, देख रहे हैं भाई राजा बनना है तो किसी को टिप दे, उसमें दयालुता नहीं। दूसरा इनकी दयालुता एक जगह और खत्म हुई। एक ईरान के फकीर थे सिदी मौला, और ईरान के फकीर इनको कुछ बोले कि तुम ऐसा किया है, उसका छोटा बच्चा को मारा है, पनपेगा नहीं, तो इस सिदी मौला को हाथी से कुचलवाने का आदेश दिया कि बड़ा बहुत ज्यादा प्रवचन दे रहा है, इसको हत्या करो, हाथी से कुचलवा। तो एक दो अपवाद व्यक्ति है ना, कोई मशीन कंप्यूटर थोड़े, व्यक्ति में 2 जोड़ 3 कभी भी 6 हो सकता है। ये नहीं समझना कि सर हाथी से चिपका दिया तो दयालु नहीं बने, दयालु है शांत, अब एकदम अंतिम पिनका दिया तो बेचारा कभी कभी ऐसा कर सकता है। वही तरह की बात है। तो दयालु सुल्तान का ये है, 2 अपवाद के रूप में हम लोग इसको देख लिए। जलालुद्दीन खिलजी जब ऐसा किया तो देखो मलिक छज्जू सोच रहे हैं कि हमको नहीं हटाया, कारण हम समझ गए, डर से नहीं हटाया, क्योंकि बलवन का वो भी एक छोटा पार्ट था, हम भी छोटे पार्ट है, तो हमसे डर गया, नहीं हटाया। तो मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया, यूपी के क्षेत्र से जो वहां जाते थे टैक्स देना बंद कर दिया, दिल्ली में कुछ नहीं जा रहा। अब इसी कारण से जलालुद्दीन खिलजी तो स्वयं बूढ़ा है, इसने अपना भतीजा, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान दीजिए। अब अपना भतीजा का नाम क्या हो गया, अलाउद्दीन खिलजी। इस्लाम धर्म में केवल दूध के रिश्ते में विवाह नहीं होते, बाकी विवाह किए जा सकते, इसलिए ये 2 है, इनके दामाद भी भतीजा भी। अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि आप मलिक छज्जू वाला विद्रोह को दबाइए, और इसी में एक व्यक्ति उभर के अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, क्योंकि जब इसने हमला किया तो इसने मलिक छज्जू की हत्या किया और पूरे क्षेत्र पर फिर से अधिकार कर ली। इसी से जलालुद्दीन खिलजी बड़ा प्रभावित होकर इलाहाबाद और काला यूपी का क्षेत्र अलाउद्दीन खिलजी को सूबेदार बना दिया कि तुम अपने परिवार वाले लोग सूबेदार हो। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी को कहां की सूबेदारी दी गई, इलाहाबाद और काला का क्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में सूबेदारी दी गई। किसके विद्रोह को दबाने, मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने पर। देखिए इनका जो बेटा है उसको इस साइड दिया हुआ है, बेटा को कहा हुआ है तुम उधर रहो, और दामाद को कहा हुआ इधर रहो, बीच में जलालुद्दीन खिलजी रह रहा है। तो देखिए पूरा फुल फैमिली अब धीरे-धीरे सेट हो। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था। इसके समय एक चीज और हुआ, अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ, तो जलालुद्दीन खिलजी के समय। मंगोल प्रारंभ में बौद्ध धर्मावलंबी थे, लोग बौद्ध धर्म मानते थे, और अब्दुल्ला के नेतृत्व में जब मंगोल आक्रमण किए तो यहाँ हजारों मंगोल पकड़े गए, और हजारों मंगोल जब पकड़े गए तो ये सभी लोगों ने प्रण लिया कि हम भी इस्लाम धर्म अपनाएंगे, मुस्लिम बन जाएंगे, और बौद्ध से जो मुस्लिम बने उनको नव मुसलमान कहा गया, नव मुसलमान। अब आपसे कभी भी पूछा जाए नव मुसलमान तो आप समझोगे नया मुसलमान, और नया मुसलमान का मतलब है मंगोल। अब ध्यान दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी जवान है अभी, और उसको खाली इलाहाबाद में रख दिया गया। ये धीरे धीरे फौर में सोच रहा है कि पैसा कहां से आए, किस तरह से हम क्या करें। तो इसको एक सूचना मिली कि सबसे ज्यादा पैसा दक्षिण में, क्योंकि दक्षिण में कभी कोई आक्रमण नहीं करता, राजा एकदम धन दौलत बहुत अच्छा रखते हैं, और इसीलिए ये महाराष्ट्र जो देख रहे हो इसी का नाम था देवगिरी, और देवगिरी के राजा थे रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी पहला व्यक्ति है जो मेडावल में तुमने पूरा गुलाम वंश पढ़ा, एक भी राजा दक्षिण भारत का विजय नहीं किया, इसलिए तुमसे ऑब्जेक्टिव आएगा दक्षिण भारत का विजय करने वाला पहला राजा कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। दक्षिण भारत विजय करने वाला पहला सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी बिना जलालुद्दीन के परमिशन लिए देवगिरी पर हमला कर दिया, राजा रामचंद्र देव को हराया, काफी सोना चांदी गिफ्ट मिला। एक खबर गया जलालुद्दीन खिलजी को कि सोना चांदी तो मत कहिए, एकदम पूरा गट्ठर बांध के हाथी पर ला रहे हैं। जलालुद्दीन खिलजी बड़ा खुश है कि राजा तो हम ही है ना, इस सब तो खजाने में जाएगा, और इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी स्वागत करने के लिए प्रयागराज इलाहाबाद पहुंचा हुआ है कि हम तो ये आएगा तो गला लगेंगे, स्वागत करेंगे, और फिर शाबाशी देंगे, थोड़ा बहुत इनाम देंगे, और बाकी दिल्ली लेके चले जाए। तुम्हारे पिताजी जाने के बेटा के 1 करोड़ मिला, एकदम स्टेशन पर से आ जाएंगे कि बा बेटा पैसा फिर दे दो इधर, और रखो, बड़ा काम है। गार्जियन अभी थोड़ा 1 करोड़ मिला तो तुम कहेगा हो गया, हम फौरन ऐसा नहीं कर सकते।
विद्रोह हो गया। अब यही चीज है, इसका दामाद है, इसको हेड इलाहाबाद का बनाया जलालुद्दीन, तो समझ रहा है कि भाई ये तो हमारा पैसा है। और अलाउद्दीन खिलजी बुलाया नहीं था कि हमारे स्वागत में आई, लेकिन जब उसको खबर आई कि स्वागत में आए हुए हैं तो समझ गया कि किस लिए स्वागत में आए। वो आए हैं कि पीठ थपथपाएंगे, कुछ देंगे और खजाना लेकर चले जाएंगे, मेहनत हम करें और पैसा उनका हो जाए। और इसीलिए पहले से अलाउद्दीन खिलजी प्लानिंग में था, जैसे ही गला मिले बस उनको चाकू भोंक के ससुर जी का या चाचा जी का हत्या कर दिया कि आप पार ही लग जाइए तो ज्यादा बढ़िया है, खजाना मेरा होगा। और इसने तेजी में जाके बलवन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी राजा बना। इस साइड में जलालुद्दीन का बेटा है अरकली खां। अब सोचो, अरकली खां सोच रहा था कि पिताजी वृद्ध है, अभी रहेंगे, फिर हम शासक बनेंगे, यहाँ बीच में दामाद कम भतीजा, ये अलग उपाय कर दी। आपको एक चीज और पूछता है, जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहां कराया? तो किलखोरी महल दिल्ली में। ये महल कौन बनवाया था? कैकुबाद। आपको याद होगा कैकुबाद में हमने बताया था कि किलाखोरी महल दिल्ली में है, उसी में इसने राज्याभिषेक कराया। अलाउद्दीन का राज्याभिषेक दिल्ली के बलवन के लाल महल में हुआ। अब देखो नया राजा कौन बन गए? अलाउद्दीन खिलजी। पूरा डिटेल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी पर हम लोग सुनेंगे। पहले जलालुद्दीन को लिख दें, नीचे लिख दीजिए, नीचे डैश करके लिख दीजिए जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलाखोरी महल में किया। किलाखोरी महल में किया। नीचे डबल स्टार लगा लिखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम राजा क्यूमर्स की हत्या कर शासक बना। नीचे डबल स्टार लगा लिखिए, जलालुद्दीन खिलजी को दयालु सुल्तान कहते हैं। दयालु सुल्तान कहते हैं। अपवाद स्वरूप इसने ईरानी फकीर सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवाया। हाथी के पैरों तले कुचलवाया। नीचे डैश देखिए, यह अपने दयालु स्वभाव के कारण बलवन के रिश्तेदार को भी सूबेदारी से नहीं हटाया। नीचे डैश करके लिखो, जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी मलिका जहां का विवाह अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से किया। नीचे डबल स्टार लगा लिख दीजिए, इलाहाबाद क्षेत्र के सूबेदार मलिक छज्जू ने जब विद्रोह किया तो उसे अलाउद्दीन खिलजी ने शांत किया। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए, मलिक छज्जू के विद्रोह के शांत करने के उपलक्ष्य में मलिक छज्जू के विद्रोह को शांत करने के उपलक्ष्य में अलाउद्दीन खिलजी को इलाहाबाद और काड़ा की सूबेदारी दी गई। काड़ा क्षेत्र हो गया। इलाहाबाद और काड़ा की सूबेदारी दी गई। हाँ, यूपी में हो गया। नीचे स्टार लाके रास्ते के लिख दीजिए, जलालुद्दीन खिलजी के समय अब्दुल्ला के नेतृत्व में
मंगोल आक्रमण हुआ, अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोलों की हार हुई, जिसमें मंगोलों की हार हुई। प्रारंभ में वे बौद्ध धर्म मानने वाले थे, प्रारंभ में वे बौद्ध धर्म मानने वाले थे, बौद्ध धर्म मानने वाले थे, परंतु हार के बाद इस्लाम धर्म अपनाए, इस्लाम धर्म अपनाए और वे नव मुसलमान कहे गए। नव मुसलमान को अंडरलाइन कर लेना। और वे नव मुसलमान कहलाए, नए मुसलमान, और वे नव मुसलमान कहलाए, नव मुसलमान कहलाए। चलिए नीचे डैश देके लिखे, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के राजा, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को हराकर, देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को हराकर काफी रत्न प्राप्त किए, रामचंद्र देव को हराकर काफी रत्न प्राप्त किए, काफी रत्न प्राप्त किए, काफी रत्न प्राप्त किए और प्रयागराज में उसके स्वागत में खड़े, प्रयागराज में उसके स्वागत में खड़े जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का हत्या कर शासक बना, का हत्या कर शासक बना। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए और स्टार लगा के, इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी को बढ़िया से समझना है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, 20 साल तक अलाउद्दीन खिलजी राजा रहा। लंबा फेज है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1320, डेट बहुत आवश्यक है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए कोशिश करना है कि याद होते जाए तो अच्छी बात है। कलम रखें और ध्यान हमारे साथ दीजिए, पहले ध्यान से सुनेंगे तो क्लियर होगा। अलाउद्दीन खिलजी एक जवान लड़का है और चूंकि जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद दोनों है, और इसने पहली बार में ही आक्रमण करके रामचंद्र देव को हराया, तो इसके मन में एक तो बैठ रहा है कि हम जिसको चाहेंगे हरा सकते। देखो बहुत, अब एक बार में जो लड़का बैठ के पीटी निकाल लेगा, उसके मन में आएगा कि एक के बाद यही पीटी था, यूपीएससी निकल जाएगा हमसे। पहला बार जो निकलेगा तो फॉर्म में थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, जो पहला बार थोड़ा निराश होगा उसको लगेगा कि ना है भारी की, हम जितना हल्का समझ रहे थे उतना नहीं, थोड़ी निराशा लगती। अब ये डिपेंड करता है कि पहली बार ही जीता है तो थोड़ा फॉर्म में, और इसीलिए ये क्या किया, अपना एक उद्देश्य बना रहा है और अपने काजी जो जज साहब है उसको सुना रहा है कि हम चाहते हैं विश्व विजेता बनना। देखो अलाउद्दीन खिलजी जो राजा बनता है तो देखो इसका लक्ष्य टारगेट क्या है, ये कहता है कि हम विश्व विजेता बनेंगे। राज्याभिषेक इसने बलबन के लाल महल में किया और उसके बाद ही कह रहा है कि जितना सिक्का है हमारा उपाधि दे दो, सिकंदर ए सानी। सानी माने होता है दूसरा, तुम कहोगे कि इनका कोई सानी नहीं है, मतलब इनका कोई जोड़ा नहीं, अभी कह रहा है सिकंदर ए सानी माने सिकंदर के हम जोड़ा है। अब बताओ इनकी उपाधि क्या है, सिकंदर ए सानी, और सिकंदर ए सानी का मतलब क्या हुआ, सिकंदर का जोड़ा, और इसीलिए इसने दूसरे सिकंदर की उपाधि धारण किया और सिक्का पर सिकंदर ए सानी लिखवाया। अब बताओ मोहम्मद साहब क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड में एक मुस्लिम हेड रहे वो खलीफा, और ये मुस्लिम राजा है, ये कह रहा है खलीफा, और हम खुदे दुनिया जीतेंगे, ये खलीफा उलीफा हम सब चिट्ठी सनद पत्र नहीं लेंगे। और इसीलिए ये सल्तनत काल का पहला राजा है जो खलीफा के अंदर नहीं स्वयं विश्व विजेता बनना चाहता है, और इसने खलीफा के सत्ता को नहीं माना। ये बीपीएससी में पिछले बार क्वेश्चन आ गया, देखो पिछली बार बीपीएससी में सिकंदर ए सानी नहीं थे, क्वेश्चन क्या दिया, सल्तनत काल का कौन राजा है जिसने खलीफा के शासन को नहीं माना, तो अलाउद्दीन खिलजी, इसने उपाधि क्या लिया, विश्व विजेता। अभी खलीफा से एक बात तुम और समझो, सोचो इसने विश्व विजेता के साथ साथ इसने एक नया चीज किया कि हम नया धर्म चलाना चाहते हैं, इस्लाम भी नहीं है मुस्लिम, लेकिन हम चाहते हैं एकदम नया धर्म चले, थोड़ा नया डिजाइन वाला। अब सोचिए धर्मों नया का कंसेप्ट लेकर चल रहा है, विश्व विजेता बने, नया धर्म चलाए। ये तो अहो भाग्य कहिए कि इनके जो काजी थे अलाउल मुल्क बड़ा समझदार थे, और अलाउल मुल्क जो देख रहे हो ये बड़ा समझदार है। अब राजा के बात को काटना बहुत गंभीर बात होती, राजा कहेगा भी कर रहे हैं तो दरबारी लोग को कहना कि बाहुजूर बाहुजूर, काट दिए बात मैंने दरबार से गए, राजा का बात काटना आसान थोड़ा। सोचो एक बार अकबर अपने बीरबल को कहा कि हमको बैगन का सब्जी बीरबल बहुत अच्छा लगता है, बीरबल कहा हुजूर नहीं कैसे लगेगा, बैगन सब्जियों का राजा है, आप ही राजा है। अकबर कहा बैगन राजा है, बैगन कैसे राजा होगे, कहा हुजूर आप देखे नहीं है ईश्वर ने बैगन के ऊपर राज मुकुट रखा है, बैगन पर ऐसे ऐसे जो देखते हैं उसका मुकुट है, जैसे आपके सिर पर ताज है उसी तरह इसके सिर पर ताज है, ताज वाले को ताज वाला पसंद है। अकबर बड़ा पसंद हुआ, बैगन सब्जी तीनों टाइम खाना शुरू किया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद उसको थोड़ा सा चर्म रोग खुजली हुई, थोड़ा सा बढ़ गया। अब वैद्य से दिखाया, वैद्य कहा कि ये तो बहुत खराब हो गया, इसको ठीक करा, लेकिन बैगन मत खाइएगा, बैगन नहीं खाइएगा, तो सबसे खराब सब्जी बैगन है, एकदम रोक दीजिए उसको, लीजिए। बैगन उल्टा बोल दी, बीरबल फिर दरबार में था, बीरबल देखो सब कैसे हो गया, बैगन के कारण हो गया, ये बैगन बहुत बढ़िया सब्जी। तो बीरबल कहा एकदम हुजूर नाम देखते हैं उसका, बैगन बिना गुण वाला, कोई गुण है महाराज, एकदम गुण नहीं, और इससे करे वाला दरबार में रहता था। अब तुम बताओ, ये कह रहा है कि हम विश्व विजेता बनेंगे, कह रहा है नया धर्म चलाएंगे, और इसमें कोई बैठल दरबार वाला कहेगा कि जी आपसे नहीं होगा, तो रहेगा, कहानी खत्म हो जाएगा। इसीलिए अलाउल मुल्क समझदार है, ये क्या कह रहा है कि बहुत अच्छा सोचे हुजूर, ऐसा तो कोई सोचा ही नहीं। लेकिन एक बात, धर्म के प्रेम में मत रहिए, धर्म चलाने का काम पैगंबर का है, चलाने दीजिए, आप धर्म के प्रेम में नहीं रहिए। ये जो सोचे है आइडिया बेस्ट है, वर्ल्ड जीतेंगे, ये बात छोड़ दीजिए। तो अलाउल मुल्क समझाया था छोड़, धर्म वाला आइडिया लाए थे छोड़ दो, ये है ठीक, हाँ एकदम वर्ल्ड जीतिए, बहुत बढ़िया बात, लेकिन एक सलाह, दुनिया जीतना है लेकिन पहले भारत तो जीतिए, शुरू यहां से कीजिए, हम वर्ल्ड के लिए आपको रोक नहीं रहे, लेकिन पहले इंडिया। तो अलाउद्दीन खिलजी का गुड आइडिया, छोड़ो वर्ल्ड, बाद में पहले इंडिया जीतते हैं और नए अभियान पे भारत जीतने में लग गए। अगर ऐसा सलाहकार नहीं होता तो मालूम चलता इंडिया छोड़ के अफगानिस्तान की ओर चल देता, मालूम चलता कि फिर उधर जीता ना इधर जीता। तो ये देखो बहुत बढ़िया इनका एक सलाह रहा। अब बताओ जो व्यक्ति चाहता है कि दुनिया जीते तो उसका सबसे पहला ध्यान किस पर हो,
सेना पर। स्वाभाविक बात है, जो दुनिया जितना चाहेगा उसका ध्यान किस पर होगा? सेना पर, कि मेरा सेना मजबूत हो तभी दुनिया जीतेगी। और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले सैन्य सुधार किया। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट राजा है, क्योंकि इसका लक्ष्य था वर्ल्ड जीतेंगे, तो इसीलिए इसने सबसे पहले सैन्य सुधार किया। और सैन्य सुधार में इसने दाग एवं हुलिया प्रथा का इसने प्रचलन लाया। इसने पहली बार केंद्रीय अस्थायी सेना का डेवलपमेंट किया। देखो बहुत चेंजिंग इसने किया। इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, पहला है दाग प्रथा। क्या तुम समझते हो दाग प्रथा? हाँ, घोड़ा दागना। होता क्या था इसके पहले? देखो इसके पहले करते क्या थे, राजा दूसरे दूसरे जगहों से अच्छे किस्म का घोड़ा खरीदते थे और काफी महंगे घोड़ा होते थे, जो राजा का घोड़ा। अब अस्तबल का प्रधान आपको बताए थे अमीर आखूर था, याद है सबको? अब अमीर आखूर के पास मान लो 50,000 घोड़ा है, तो राजा के पास इतना घोड़ा, तो दिल्ली राजा घोड़ा गिनते रहेगा? वो अपना विश्वासी व्यक्ति को हेड बना दिया। विश्वासी क्या करता था कि 50,000 घोड़ा में हर महीने 100 घोड़ा बेच दिया महंगे दाम, क्योंकि हाई नस्ल का घोड़ा है, और 100 एकदम बीमार टुटल मरल को खरीद लिया। गिनती में 50,000 बराबर 50,000, और घोड़ा ऐसा खरीदा कि तो मरनासने है, बस राजा को खबर और रजिस्टर मेंटेन करना कि वो मरा। उस समय कोई कैमरा और व्हाट्सएप था नहीं, इतना विश्वास किया जाएगा कि मर गया, इसका काम खत्म, फेंक दीजिए। और इससे होता क्या था, कई बार राजा युद्ध मैदान में मरल टुटल घोड़ा देखेगा, ये किसका घोड़ा? हुजूर आप ही वाला। अरे ऐसा कब हम खरीद लिए? जी बीमार चल रहा है, 2 महीना से खा नहीं रहा, काम निकल ले। अब अमीर आखुर को क्या करेगा भाई? घोड़े बदल देता था। अब ई टेक्नोलॉजी से राजा खरीदता था अच्छा, लेकिन हो जाता था अंदर अंदर खराब। घोटाला सिस्टम पहले भी चलता था, बिहारी दिमाग हो गया। बिहार के लोग ऐसे ही करते थे। एक बार एक लड़का, 2 साथी इंजीनियर बन, एक महाराष्ट्र का एक बिहार का था, दोनों इंजीनियर बना, तो दोनों की नौकरी सेम पेमेंट पर हो गई, 25,000 तनख्वाह। दोनों अलग अलग जगह नौकरी करता था, बातचीत फोन से होती थी, 25,000 भी 25 भी, दोनों एक ही तरह की फैमिली का था। अब महाराष्ट्र वाला बुलाया कि आओ कभी मेरे यहाँ, गया बिहार वाला, देख के दंग है, 4 मंजिला मकान, नौकर चाकर गाड़ी। उससे पूछा कि पेमेंट 25,000, कहा कि इतना कैसे किया? हम तो सब किया नहीं। कहा चलो छत पर बताते। छत पर ले गया, कहा देखो सामने पुल नजर आ रहा है, बहुत लंबा पुल था। कहा हाँ, कहा 5% मार दी। कहा 5% मार दिया, पकड़ा नहीं तो नहीं, कैसे मारा समझाओ। पूरा समझाया उसको समझ में आ गया। अब 4 साल बाद महाराष्ट्र वाला को बिहार बुलाया, वो देखा आया तो देखा कि उससे भी चरगुना इसका सानों का ज्यादा है। ये गया, कहा पेमेंट पे, कहा 25,000। अरे इतना? कहा चलो छत पर बताएंगे। छत पर ले गया, कहा हाँ बताओ इतना कैसे हुआ, हम सीखेंगे। कहा देखो सामने पुल। कहा 100%। हमको तो केवल समझने सीखना है कि मारते कैसे हैं, बाकी तो हम खींच लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो ई वाला जो देख रहा है ना, घोड़ा में वही परसेंटेज लगता था। अब बताओ ई परसेंट से पहले के राजा को परेशानी होगा कि नहीं होगा? बलवन क्या इसमें ध्यान दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, एक खास तरह का चिन्ह बनवाया और कहा कि इसको गर्म करो, घोड़ा खरीदा के आएगा वो पीठ पे दाग देना। घोड़ा चलेगा थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं है, उसको फिर मलहम पट्टी इलाज करेंगे, लेकिन वो चिन्ह उसके पीठ पर हमेशा रहेगा। और नोटिस कि चिन्ह वाला घोड़ा किसी के घर में पकड़ा गया तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। ये राजा का घोड़ा है, इसको कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता। अब बताओ डर से कोई मंगनी में भी खरीदेगा इसको कि फ्री का मिल रहा है? नहीं चाहिए, घोड़ा चिन्ह लगा हुआ है इस पर। अगर हम घोड़ा ले जाएंगे तो खाली कुछ नहीं, बगल वाला चिन्ह देके और कहवा देगा राजा क्या कि धैर्य से आ गया चिन्ह वाला, तो हमारा तो हालत खराब हो जाएगा। इससे बताओ घोड़ा का जो क्वालिटी है ये मेंटेन रहेगा। और पहली बार सुधार कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा हुलिया प्रथा। हुलिया समझते हो? सैनिक का हुलिया लिखना, इससे पहले हुलिया नहीं लिखा था, बहाल को या ड्यूटी कोई कर रहा है, कोई सिग्नेचर थोड़ा। अभी जैसा बहाल हो गया कि सेना, मालूम चला कि सेना बहाल है, एक आदमी गया किसी को कहा कि हम तो कहीं नौकरी ले लेंगे, जाओ तुम्हारे बदले काम करना, मेरा नाम बोल देना। इतना भीड़ में राजा को पता चलेगा। अब वो देख रहा है कि बहाली समय इसका खुद दौड़ाए थे, कंपटीशन लिए थे, अभी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो मालूम चला एक्सचेंज किए हुए। तो दाग एवं हुलिया किसी पर सको रजिस्टर निकालो, उस पर लिखा हुआ है कहां कटल है, कहां छटल है, कहां क्या, उस पर हुलिया उसका लिखा हुआ है, तो उससे वो पकड़ में आ जाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम इसने किया, इसने केंद्रीय अस्थायी सेना डेवलप किया। मतलब राजा के पास एक अलग सेना का दल होगा, शाही सेना, जैसे कैसे भी देखते हो बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, ये सब भी रहेगा, लेकिन सीआरपीएफ ये भी रहेगा। सीआरपीएफ सेंट्रल सेना, वो अपना रहेगा, नहीं कि प्रधानमंत्री को बिहार पुलिस का सिक्योरिटी दे, तुम यार अपना राज्य चलाओ, उसको चाहिए तो अपना सेंट्रल पुलिस बीएसएफ और अपना वो अलग रखे हो। तो इस टाइप का केंद्रीय सेना का विचार सबसे पहले कौन लाया? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी इतना ही नहीं किया, इसका विचार तुमको जान के आश्चर्य हो। इसका एक ही चीज कहना था कि शांति मुल्क में कैसे रहेगा जब किसी के पास पैसा नहीं छोड़ो, पैसा छोड़ोगे तो उपद्रव करेगा। इसलिए इसने शराब बंदी किया। पहली शराब बंदी है अलाउद्दीन खिलजी की, नशा में व्यक्ति ऐसे वैसे करता है। दूसरा नंबर, इसने समारोह पर भी रोक लगाया कि कोई शादी ब्याह में बड़ा समारोह नहीं करेगा, आहिस्ते से छोटा समारोह करो, निकलो, क्योंकि बड़ा बड़ा जो फंक्शन होता है वो बैठ का पंचायती बड़ा खराब होता है। खाएगा प्लेट में, ऑफिस को बैठ जाएगा और राजा ऐसे किया, राजा वैसे किया, तो तीसरा ऐसे किया, बैठ के सब मीटिंग प्लान करता है। इसलिए इसको मिलने ही नहीं देना। और अगला ही कहा कि अमीर बनने ही नहीं देना, ज्यादा बढ़िया है, 90% तक टैक्स लगाओ। 100 रुपया कमाता है, 90 रुपया खींच लो, जीने पर रहेगा, शांत रहेगा। ज्यादा रहेगा तो इधर उधर करना शुरू कर देगा। सबसे ज्यादा टैक्स देखो अलाउद्दीन खिलजी के समय। इतना ही नहीं, सेना के बारे में भी कह रहा है कि हमसे नगद कुछ वेतन लेगा, और जो लूट का धन है खम्स, याद है सबको, उसमें 80% राजा लेगा, 20% में ही सेना होगा। पहले क्या था उल्टा, 20% राजा, 80% सेना, क्योंकि सेना ज्यादा संख्या में। अभी कह रहा है कि तुम लोग को 20% है, बांटो, कम से कम ज्यादा पैसा लेगा तो सेना भी मस्ती में सोएगा, लड़ेगा नहीं, एकदम काम कर रहे। लेकिन ये बताओ सेना को तो विद्रोह करना चाहिए भाई, सब पैसा खींच लिया, कम से कम पैसा दोगे तो विद्रोह होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी इतना तेज था कि इसके समय इतना हाई टैक्सेशन के बाद भी कोई विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि अलाउद्दीन ने दिल्ली में सेना के लिए अलग से एक बाजार नीति बनाया। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ब्रेन को तुम समझो कितना हाई लेवल का दिमाग है इसके पास। दाग प्रथा, हुलिया प्रथा, अस्थायी सेंट्रल सेना, सैनिकों को कम से कम वेतन देना, उसमें भी विद्रोह न करे, इसके लिए इसने बाजार नीति अपनाया। दिल्ली में इसका एक अलग से बाजार था, सराय अदल, सराय मंडी, ये सब करके इसका सब अनाज का अलग, घोड़ा का अलग। इस बाजार में व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन होता था। अलाउद्दीन खिलजी दाम फिक्स करेगा कि इतने दाम पर बेचना है, फिक्स दाम, और इस दाम में अगर घाटा लग रहा तो अलाउद्दीन खिलजी भरपाई करेगा। सस्ते सामान यहां मिलेंगे और इस सैनिक कोई भी वहां जाके खरीदे। मजाल नहीं है कि इसमें कोई कम तोल दे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार का नियंत्रण करने वाला एक अधिकारी सहना नामक अधिकारी था, एक पद है, और इसकी ड्यूटी है मॉनिटरिंग करना। अगर कोई व्यापारी वजन कम तोलता है, दंडी मारता है, तो एकदम टाइट नियम, अगर पकड़ा गया तो जितना वजन कम तोला है उतना उसके शरीर से मांस निकाला जाए बाजार में। तो किसी ने 100 ग्राम दंडी मारा और पकड़ा गया तो बस उसको पकड़ के लाइए और बढ़िया से 20 आदमी धरिए, चिल्लाते रहे उसके हाथ या पैर में से 100 ग्राम मांस भीड़ में खींच लीजिए।
पूरा लोग जब देखेगा कि एकदम चिल्ला रहा था, खून निकल रहा था, 100 ग्राम तोल के निकाल लिया, तो कोई भविष्य में सोचेगा भी डंडी मारने का, तो कहेगा बढ़ाइए के लिए लोग बड़ा वहां ज्यादा दर्द करेगा, मांस निकालेगा। बोलो जी बाजार कैसा कंट्रोल कर रहा है तो समझ लो, बहुत गहरे टाइट नियम और सस्ते दर पर सामान, मजाल नहीं कि रेट से कुछ चवन्नी बढ़ा के ले। अब इसी से हमारी आजादी के बाद हमारी गवर्नमेंट सीखी तो कैंटीन बनाई। बात समझो, हम लोग का जो पहले लोग किया ना सरकार, उससे सीखी, यही कैंटीन है। आज मान लो अग्निवीर को सरकार कहे कि हम 10,000 पेमेंट देंगे, लोग के अंदर कोई बहुत नहीं रहेगा कि 10,000 में कौन जाए, लेकिन फिर कहें कि हर अग्निवीर को कार्ड देंगे और वो कैंटीन में कोई भी सामान 1 रुपये चावल, 1 रुपये गेहूं, 1 रुपये दाल, 1 रुपये लीटर तेल खरीद सकता है। उनके परिवार के अनुसार से 1 मंथ का दिया जाएगा, यानी मिला जुला के उसको 500 रुपया में पूरे महीना का राशन हो जाएगा, जितना खाओ फुल फैमिली। तो बताओ तो इसको कोई ज्यादा लग रहा है? अब यही कहता कि 30,000 देंगे, मालूम चला 20,000 के तेल चावल में खत्म हो, उससे बढ़िया कम देके हम मॉनिटरिंग कर दिया तो उसके लिए आसान हो गया। यही काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया और इसीलिए इतने कम वेतन पर, इसीलिए इसके समय खम्स में मात्र 20% सेना के देने पर, बाजार नीति के कारण इसके समय कोई तरह का विद्रोह नहीं हो। अब इंपॉर्टेंट बात समझिए, अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत बढ़िया से समझना है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जिस समय राजा बना है, स्थिति क्या है? इस साइड में मुल्तान में आप जान रहे हो पाकिस्तान तरफ, इसी का चचेरा भाई है जलालुद्दीन खिलजी का बेटा अरकली खां। अभी ना समझाए थे, इधर अरकली खां है। इस साइड के क्षेत्र में यहां पर हम लोग देखें दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी। इस समय न गुजरात विजय हुआ है, न राजस्थान विजय हुआ है, न दक्षिण विजय है, सब अलग अलग छोटे छोटे राजा। कहानी का प्रसंग पर ध्यान दो। अलाउद्दीन खिलजी एक मायने में बड़ा भाग्यशाली था, क्योंकि इसको योग्य सेनापति मिले थे। हम ही संस्थान खोले और हमको योग्य शिक्षक ही ना मिले तो बताओ संस्थान चलेगा? नहीं चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि योग्य जिस कार्य के लिए रखे उनको मिलना हो, और इस भाग्यशाली इसलिए है क्योंकि इसको योग्य सेनापति मिला। और यही योग्य सेनापति में आपको ध्यान रखना है कि जो मेन सेनापति है उसमें एक का नाम है उल्लुग खां। ऐसा तुमको याद होगा, बलवन को भी उल्लुग खां की उपाधि था। उल्लुग माने बड़ा, और उल्लुग खां यहां एक सेनापति है। बलवन को उल्लुग खां की उपाधि कौन दिया? जल्दी बोलिए। नासरुद्दीन मोहम्मद, उसी का दामाद। याद है सबको? ध्यान दीजिए, इस बार क्या है ना, बीपीएससी में ज्यादा संभावित मान के चलो 50 अंक से ही, 50 क्वेश्चन से ही 100 नंबर आने जा रहा है। इस बार बीपीएससी थोड़ा बच्चा जो बढ़िया से पढ़ रहा है, सब्जेक्ट कमांड कर रहा है, ज्यादा संभावित है, हर विषय से 4-4, 3-3 क्वेश्चन करके दे। और इस बार ये नेगेटिव मार्क्स का मतलब जो बीपीएससी पूछ रहा है, इसके लिए ही मेन 50 क्वेश्चन ही तय करेगा बच्चे का प्रीलिम्स होगा कि नहीं। इस बार बहुत बड़े बदलाव के साथ आपका है। 100 क्वेश्चन 1-1 नंबर का है, तब 100 आएगा। ये जस्ट जूस है, भात दाल। कई लोग भात दाल खाते खाते जिंदा रहेगा, कई लोग एक गिलास मारेगा तो होगी। और मेन डिसीजन निर्णायक इसी में हो, इसलिए इस बार थोड़ा गहराई लेवल प्रश्नों का बढ़े। 100 क्वेश्चन उसी तरह के सामान्य होंगे जैसे आ रहे थे, जो बीपीएससी का लो, एसएससी का लो, उसमें अंतर नहीं रहेगा, लेकिन 50 क्वेश्चन में अंतर रहेगा। वो बीपीएससी का लो चाहे यूपीएससी का लो, अब यूपीएससी का रेंज रहेगा। अच्छा ही है, इससे बच्चे गहराई से भी पढ़ेंगे, उनको धीरे धीरे बड़े प्रश्न पढ़ने की आदत होगी। अब मेन मामला है कि लागू करता है तो समय का, क्योंकि ऑलरेडी अभी जो समस्या है उसमें 150 क्वेश्चन बराबर 120 मिनट है, और उसमें भी एकदम हल्का हल्का है। तब हालत है कि बच्चे से पूरा बनाते बनाते टाइम खत्म होता है। ई वाला भी भिड़ा देगा। तो अब जैसा बीपीएससी का ट्रेंड चल रहा था, 95 में सिलेक्शन पीटी पास, 98 में पीटी पास, 100 में पीटी पास, धीरे धीरे 113 में पीटी पास, जिस स्पीड से बढ़ रहा है धीरे धीरे 150 में 150 वाला पास। बस जो ट्रेंड चल रहा है 2-3 साल बाद ही होगा। 150 में तो 150 तो पास, 149 तो एक नंबर से रहा। समझ रहा ना? तो ये तो अच्छा है कि बीच में नेगेटिव मार्क्स वाला आ रहा है, तो पहली बार फिर कटअप डाउन भागेगा। अगर 50 क्वेश्चन हो गया तो कटअप काफी नीचे जाएगा। बहुत ज्यादा चिंता भी करने की आवश्यकता नहीं कि क्या होगा, सारा दुनिया हिल जाएगा, छत गिर जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। जो होगा सबके लिए होगा। तुम्हारे लिए स्पेशल होता तो चिंता की बात, भारी आएगा सबके लिए, आएगा हल्का आएगा सबके लिए, आएगा अति भारी होगा तो सबके लिए अति भारी होगा, तो उसके लिए अनावश्यक परेशानी नहीं है। हाँ, लेकिन फॉर्म भरते हुए हम लोग उस पर ध्यान रखेंगे किस मॉडल को कैसे क्या करना है, ये थोड़ा परिवर्तन है। तो चलिए हम जरा ध्यान दें। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति कौन है? उल्लुग खां। दूसरा नंबर एक बहुत योग्य सेनापति इसका कौन है? वो लास्ट में है, उसको खरीदने वाला सब रहेगा नुसरत खां। कौन है? नुसरत खां। चौथा नंबर में हम लोग देखेंगे मलिक काफूर। एक और बोलो, जफर खां। ध्यान दीजिए, तो ये 4 जो सेनापति देख रहे हो, जफर खां और नुसरत खां, ये सब बहुत योग्य सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी पर समझो लोड ही कम रखा, और इसीलिए आपसे मेन 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अलाउद्दीन से मेन क्वेश्चन होता है उसके विजय अभियान। गहराई रेंज में देखो, बीपीएससी पहले क्या था, इतनी गहराई में नहीं जाता। विजय अभियान से प्रश्न कभी नहीं रहा, सीधा सीधा सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया अलाउद्दीन खिलजी। कौन ऐसा था जो खलीफा को नहीं माना, नया धर्म की बात किया? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा ही हल्का हल्का क्वेश्चन बीपीएससी रहा। लेकिन अब ट्रेंड क्या चल रहा है? क्वेश्चन आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने के बाद पहला विजय अभियान किया, चाहे से रामचंद्र देव पर, बी अरकली खां पर। क्या आंसर होगा? अरे नालायक, रामचंद्र देव शासक बनने के बाद किया है? नहीं, वो तो इलाहाबाद का था तभी किया, इसलिए पहला कहां होगा? अरकली खां पर। अब ध्यान से सुनोगे। अब देखिए, अब इसमें समझे, अलाउद्दीन खिलजी 1296 में शासक बना। जैसे ही 1296 में वह शासक बना, वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी चूंकि अपने चाचा की हत्या करके बना था, तो उसको ही मालूम था कि उनका बेटा अरकली खां हम पर हमला करे। इसलिए जैसे ही हत्या किया, बलवन के लाल महल में राज्याभिषेक किया, वैसे ही अपने जो एक सेनापति है उल्लुग खां, इसकी ड्यूटी दिया कि पूरा सेना लेके जाओ और अरकली खां पर हमला करो। और अरकली खां बचना नहीं चाहिए, वो रहेगा तो हमको शासक बनने नहीं दे। और 1296 में पहला ही जो देख रहे हो, इसका अभियान अरकली खां के खिलाफ था, और इसमें अरकली खां मारा गया। इन क्षेत्रों पर भी अलाउद्दीन खिलजी का एकदम आसानी शासन स्थापित हो। अब 1296 के बाद डेट बढ़ा 1299। तो धीरे धीरे डेट पर भी ध्यान रखना। 1299 में 2 इवेंट हुआ। पहला तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है गुजरात विजय। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार अलाउद्दीन खिलजी गुजरात विजय के लिए सेना भेजा है। और गुजरात में इस समय राजा है कर्णदेव। राजा का नाम क्या है? कर्णदेव। और कर्णदेव की पत्नी का बहुत नाम था, वो भी काफी सुंदर थी। इस समय राजपूत घराने चल रहे थे, तो वहां पे उन लोगों के जो पत्नी है, कुछ लोगों की पत्नियों का भी काफी नाम। तो उसी में हम लोग देखेंगे राजस्थान के भी शासिका का एक बात। और यहां कर्णदेव की पत्नी, कर्णदेव की एक बेटी है जिनका नाम है देवल देवी, और पत्नी का नाम है कमला रानी। अब ध्यान दीजिए, कर्णदेव की पत्नी कौन है? कमला रानी। बेटी कौन है? देवल देव। अब जब आक्रमण हुआ, तो इस आक्रमण का नेतृत्व नुसरत खां और उल्लुग खां ने किया। देखो, नेतृत्व भी तुमसे पूछा जाएगा। अलाउद्दीन अपने लड़ने कहीं नहीं जाएगा, खाली एक जगह से मॉनिटरिंग करता है, और इसीलिए इसका नाम है, चाहे उत्तर जीते चाहे दक्षिण जीते। वो कब जाएगा? जब इसका सेनापति हार जाएगा तो कहेगा हार गया, अब लाओ हम लेके जाते हैं। ऊपर वाला है, शुरू में नहीं जाता। और इसीलिए गुजरात विजय में दोनों क्वेश्चन आएगा। गुजरात विजय किसके द्वारा सेनापति कौन है? तो नुसरत खां और उल्लुग खां। बोलो, अरकली खां पर कौन सेनापति था? उल्लुग खां। दोनों ही योग्य व्यक्ति, और दोनों ही जब वहां गए तो हमला जब किए, तो इस हमला में कर्णदेव हार गए। जैसे ही हारे कर्णदेव तो समझ गए कि पकड़ ले। तो कर्णदेव ने क्या किया?
अपना बाउंड्री फानो भागो, इसमें अपनी बेटी को तो ले भागने में सफल हुए और यहां से सीधे भाग के महाराष्ट्र में रामचंद्र देव के यहां चले गए कि भाई राजपूत शासकों की इज्जत की रक्षा कीजिए। गुजरात और महाराष्ट्र नजदीक था, तो ये दोनों भाग गए महाराष्ट्र में। गलती से नुसरत खान ने कमला रानी को पकड़ लिया, नहीं भाग पाई और कमला रानी को भेज दिए अलाउद्दीन खिलजी के पास और अलाउद्दीन खिलजी ने कमला रानी से विवाह किया। तो कमला रानी उनकी पत्नी, उस समय देखो राजा एक प्रतीक थे, जिसके पास अधिक सुंदर पत्नी है तो वो राजा है, ज्यादा संख्या में पत्नी है तभी राजा है, गिनती में सब कम है तो राजा नहीं है, छोटे अधिकारी। तो कई शादी प्रतीकात्मक भी होते थे कि भाई वहां से विजय है, शादी हो गया, और रानियों के लिए अलग राजमहल थे, 100 रानी 500 रानी सब राजमहल में रहते थे, अलग डिपार्टमेंट थी। मुगल काल में तुम देखोगे अलग से एक हरम खाना का डिपार्टमेंट थी, उसके अलग एक व्यक्ति हेड है, उन रानियों को घूमने के लिए अलग से बाजार है जिसका नाम मीना बाजार। बात समझो, रानियों को वीक में एक दिन है कि बाजार जाएंगे, उन लोगों को कुछ खर्च मिलेगा, अपने से जो चाहेंगे खरीदेंगे, जिन व्यक्तियों को बेचना है इस बाजार में आएंगे टेम्पोररी। तो तुम अभी भी कंसेप्ट देखोगे ना, कहीं डिज्नीलैंड वगैरह लगेगा तो वहां लिखेगा मीना बाजार, तो वो मीना बाजार का कंसेप्ट वही है, रानियों के लिए छोटे बाजार लगते थे। अभी भी तुम देखोगे दिल्ली जाओगे तो लाल किला के सामने मीना बाजार तुमको मिल जाएंगे, चांदनी चौक मिल जाएंगे, तो सब मुगल रानियों का बाजार था। अब ध्यान दीजिए यहां पर अब कंडीशन क्या है, अब इसमें कर्णदेव और देवल देवी कहां भाग गई? देवगिरी महाराष्ट्र में रामचंद्र देव के पास। और कमला रानी का विवाह किससे हुआ? अलाउद्दीन खिलजी से। एक गुजरात विजय और इंपॉर्टेंट रह गया इसके लिए, उस समय जो सैनिक होते थे दास खरीदे जाते थे, और कितना बढ़िया तलवार चलाते हैं, कितना बढ़िया करते हैं, उस पर उसके प्राइस होते थे। जनरली एक आदमी की कीमत सोना के सिक्के से 1 से 10 दिनार तक होते थे। मैंने बहुत बढ़िया अगर तलवार चला रहा है तो 10 दिनार काफी, और एकदम हल्का भी लर्निंग फेज में तो 1 दिनार में खरीद ली, सेना में शामिल कर ली। मैंने एक गुलामों का तलवार चलाने वाला का मेला लगता था, जब ये लोग जीता दोनों तो कहा कि चलो यहाँ के मेला में देखते हैं कोई सा तलवार वाला मिलता है तो वो भी गिफ्ट करेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। जब वो लोग गए तो वहां गुजरात विजय का मेला में देखे तो एक व्यक्ति, सब गुलाम 1 से 10 दिनार में थे, एक व्यक्ति था जिसका दाम 1000 दिनार था। अब बजाओ 1000 सोना का सिक्का, आदमी मिल रहा है 10 में और इसका दाम है 1000। मालिक जान के इतना बढ़ा के रखा था कि इसको सिर्फ राजा के आदमी ही खरीद सके, 1000 दिनार सामान्य लोग कौन कर दे। नुसरत खान वहां गया, प्राइस 1000 दिनार, कहा कि आखिर कुछ होगा तब ना 1000 दिनार है, 10 दिनार वाला तो एकदम कई लोग देख रहे हैं, इसमें क्या है जो बताइए। बेचने वाला कहा कि ऐसे बोलने से थोड़ा पता चले, आप खुद सेनापति हैं, जीत के आए हैं, तलवार लीजिए, इसको भी दीजिए, आपको नहीं हरा दिया तो फिर दे देंगे। नुसरत खान भी बहुत बड़े सेनापति है, कहा कि तो हो ही नहीं सकता, आज तक हमको कोई नहीं हराया, और जब सही में लड़ने लगा नुसरत खान ही हारा, और ये 1000 दिनार वाले जो देख रहे हो ये जीत गया। ये तो जस्ट एक ट्रायल था कि दोनों समझ गया कि फायदेमंद है, बहुत ट्रेंड, और 1000 दिनार में खरीद करके अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट में भेजा कि ये देखिए। इसकी 2 बातों के कारण प्राइस ज्यादा था, एक तो तलवार बहुत अच्छे चलाते थे और दूसरा ही बहुत सुंदर थे। इनकी सुंदरता के कारण कई लोग इनको हिजरा श्रेणी में रखते, और यही व्यक्ति का नाम है मलिक काफूर, कि नहीं पुरुष थे न महिला थे। और ये मलिक काफूर जनरली जो बोलते हैं कि हिजरा है कार्य, मतलब लड़ने वाला नहीं है कार्य, ये व्यक्ति पूरे दक्षिण भारत अकेले जीते, तो इसलिए मलिक काफूर जैसा सेनापति कोई नहीं रहेगा। अब देखो गुजरात विजय तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट तैयार हो गया। गुजरात विजय का नेतृत्व किसने किया? नुसरत खान और उलू खान। बताओ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, मलिक काफूर को किस विजय में अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त किया? तो गुजरात विजय में प्राप्त किया। राजा कौन थे? कर्णदेव। कर्णदेव की बेटी कौन है? देवल देवी। और वो कहां चले गए? रामचंद्र देव के पास। और इनकी पत्नी कमला रानी का विवाह किससे हुआ? अलाउद्दीन खिलजी से। दूसरा बहुत बढ़िया देखो, समझो, ध्यान दीजिए, मेन विजय को दिमागों में स्टेप बनाना है, फिर लिखाते हुए जहां स्टेप देंगे उत्तर अभियान सही हो जाएगा, फिर दक्षिण अभियान। इसके विजय अभियान गहराई का प्रश्न है जो 2 नंबर का है, इसके लिए विजय अभियान को बढ़िया से समझना है। 1299 में देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसी के समय मंगोलों का आक्रमण होता है। आपको बताया कि अब्दुल्ला के नेतृत्व में तो मुसलमान बन गए, फिर मंगोल आक्रमण हुआ 1299 में, और इस मंगोल आक्रमण को दबाने के लिए जफर खां को भेजा गया, और जफर खां मंगोल आक्रमण को तो विफल कर दिया, आगे बढ़ने से रोक दिया, लेकिन स्वयं जफर खां मारा गया। एक योग्य सेनापति देखो इसका मारा गया, इसलिए अच्छा प्रश्न है, मंगोलों के आक्रमण में निम्नलिखित में अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की मृत्यु हो गई? तो आंसर होगा जफर खां। बोलो क्लियर है सबका? दोनों दिमाग में रखना, 1299 में ही जफर खां मरा है, और इधर नुसरत खान ने मलिक काफूर को खरीदा। बोलो दोनों क्लियर है सबका? अब ध्यान से सुनिए, यहां पे कहानी का टर्निंग है। अब 1299 के बाद 1300 की बात है। अब जब गुजरात जीत गए तो इन लोगों ने अब राजस्थान के रणथंभौर पे हमला किया, यानी 1300 में हमला कहां है? रणथंभौर। और रणथंभौर में राजा है हमीर देव। बोलिए 1300 में रणथंभौर में राजा कौन है? हमीर देव। और देखिए इस हमीर देव के विरुद्ध नुसरत खां गए हैं। नुसरत खां तो गुजरात जीते हैं तो उनको राजस्थान भी भेजा गया। हमीर देव भी मजबूत राजपूत शासक थे, और इसीलिए इस लड़ाई में नुसरत खां मारा गया, और में राजा है हमीर देव। बोलिए 1300 में रणथंभौर में राजा कौन है? हमीर देव। और देखिए इस हमीर देव के विरुद्ध नुसरत खां गए हैं। नुसरत खां तो गुजरात जीते हैं तो उनको राजस्थान भी भेजा गया। हमीर देव भी मजबूत राजपूत शासक थे, और इसीलिए इस लड़ाई में नुसरत खां मारा गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी का समझो हैंड खत्म हो रहा। कब कब कौन हैंड खत्म होगा वो क्वेश्चन है आपसे। प्रश्न आएगा जफर खां मारा गया तो मंगोल आक्रमण 1299, नुसरत खां मारा गया 1300 किसके विरुद्ध? रणथंभौर आक्रमण में राजा कौन थे? हमीर देव। और जब नुसरत खां मारा गया तो सबसे ज्यादा विचलित हुए अलाउद्दीन खिलजी कि भाई मेरा मेन हैंड था, नुसरत मारा गया, और इसीलिए दोबारा अलाउद्दीन खिलजी स्वयं केंद्रीय सेना लेके पहुंचा। हम तो तुमको पहले ही बताया अपने शुरू में नहीं जाए, हारेगा तब जाए, और इसमें हमीर देव मारा गया। रणथंभौर पर भी, राजस्थान पर भी अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए यहां धीरे धीरे कमला रानी जो अलाउद्दीन खिलजी से विवाह किए थे, 1-2 साल के बाद उनको लगने लगा कि अच्छा हुआ, यही ठीक है, भारत भर का राजा है। पहले पति कर्णदेव तो छोटे क्षेत्र के राजा थे, और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ही ठीक। तो कभी कभी दरबार में भी आ जाया करते थे, और इनकी सुंदरता की चर्चा दरबार में भी होने लगी। और एक बार अलाउद्दीन खिलजी कहा कि भाई ये जो कमला रानी है इससे सुंदर तो कहीं हमें नहीं लगता कोई है। क्या जी दरबारी में पूछे? दरबारी एक खड़ा होकर कहा हुजूर माफ कीजिएगा जहां पना, इनसे भी सुंदर एक है पद्मावती, राणा रतन सिंह की पत्नी है मेवाड़ में, उनको कभी देखिए हम देखे हैं, इनसे और सुंदर है। अलाउद्दीन खिलजी कहा कि इससे भी सुंदर, हम उसको भी देख के आते हैं, ठहरो। और स्वयं अभियान किया, और यही 1303 का अभियान है, मेवाड़ अभियान। और मेवाड़ का ही राजधानी था चित्तौड़, और चित्तौड़ के राजा थे राणा रतन सिंह, और उनकी पत्नी थी पद्मावती। और एक पुस्तक लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, पद्मावत, और वही पद्मावत पुस्तक को फिल्माया भी गया, पद्मावती सिनेमा भी देखे। अब सुनेंगे ध्यान से, अब ध्यान से समझो। अलाउद्दीन खिलजी कहा कि मेरा योग्य सेनापति अभी कोई नहीं है, अभी जफर खां मारा ही गया, नुसरत खां मारा ही गया, इधर मलिक काफूर अभी नया ट्रेनिंग वाला ही चल रहा, धीरे धीरे लगेगा कि हाँ विश्वासी है, फिर भेजा जाए। अब यहां मेवाड़ पर जब आक्रमण किया सिर्फ एक उद्देश्य
कि रानी पद्मावती को भी लेके आना है, क्योंकि चर्चाएं हो कि सारे सुंदर का मतलब हम सबसे बड़ा राजा को सब हमारे यार है। और पद्मावती के पति कौन है? राणा रतन सिंह। उन्होंने चित्तौड़ की रक्षा के लिए बहुत वीरता से लड़ा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ने में वो मारे गए। और राणा रतन सिंह जब मर गए तो अलाउद्दीन खिलजी कहा कि तो चलो अब तो जो राजभवन है उनकी पतन चारों तरफ से घिर गया। अलाउद्दीन खिलजी अब एक ही बात कह रहा है कि साथ में मत जाओ, ठीक है, लेकिन दिखाओ कैसा है, उसको सामने उसको भेजो, हम चले जाएंगे। लेकिन पद्मावती और तमाम जो रानियां थी उसने जौहर व्रत कर लिया। जौहर समझते हो? जब पहले एक पत्नी होते थे तो सती प्रथा था, गरीबों के लिए सती प्रथा था, मर गए तो पत्नी मरेगी। अमीरों की 100 पत्नियां हैं, 200 पत्नियां हैं, तो उसके लास्ट पर 200 पत्नी बैठेगी तो कैसे होगा, जगह होता कहां? तो इसीलिए जिनकी पत्नियां राजा महाराजा है तो उनकी ड्यूटी थी कि राजा मरे तो सब अपने से शरीर पर तेल छिड़क के आग लगा लो और वहीं मर जाओ, ये जौहर व्रत। और वही चित्तौड़ का किला राणा रतन सिंह का आज भी उनकी दीवारों पर आग की लपटों का कालिक अभी भी है, और अभी भी लोग उसको देखने जाते हैं कि जो काला है, यहाँ रानियों की चीख गूंजी थी कभी और सभी ने जान के अपने शरीरों में आग लगाया था, और इसमें पद्मावती भी एक थी। और यहाँ पे ये जीत तो गया मेवाड़, लेकिन पद्मावती को प्राप्त नहीं कर सका और इसने मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया। और सबसे बड़े बेटे खिज्र खां, अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा बेटा कौन है? खिज्र खां। खिज्र खां को यहाँ का हेड बनाया और मेवाड़ का नाम बदल के खिजराबाद रख दिया। आपसे पूछा जाएगा खिजराबाद तो समझना मेवाड़ चित्तौड़ की बात हो रही है। और अब ये खिज्र खां के नेतृत्व में अब देखो देखते देखते इसने उत्तर भारत पर विजय कर लिया। अब इसके एक नया सेंस होगा दक्षिण विजय के लिए, और वो पूरा का पूरा अकेले करेगा मलिक काफूर, दूसरा कोई नहीं। अब यहां से क्या है, अब कमला रानी अलाउद्दीन खिलजी को समझा रही कि आपका बड़ा बेटा खिज्र खां बहुत योग्य और हमारी बेटी जो थी ना वो भी बड़ा योग्य थी, उसको बुलाई, इन दोनों का भी शादी करवा दीजिए। और देवल देवी कहां है? महाराष्ट्र में राजा रामचंद्र देव के पास। और अब अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है कि रामचंद्र देव हमारे दुश्मन को संरक्षित कर रहा है, मलिक काफूर को फौर में ला रहा है, जाओ पकड़ के लाना है देवल देवी को। और दूसरा रामचंद्र देव को पकड़ के लाओ, मारना नहीं, उसको हरा तो देगा ही लेकिन मारना नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पूरा दक्षिण भारत जीतना है, तो हम अपने दक्षिण में सेना को कहां रखेंगे? वो हार के आगे माला पहनाएंगे, इज्जत देंगे, आरती उतारेंगे, उसको जय जय करा देंगे, कहेंगे आप एकदम अभी चाहते तो मार देते, लेकिन आप मेरा मेन आदमी है, आप इसे बोनी की तरह राजा बने, उसको समझाएंगे और उसको फौर में ला देंगे। वो व्यक्ति मेरा जब भक्त बन जाएगा तो दक्षिण में मेरा वो साथ देगा। देखो अलाउद्दीन खिलजी बड़ा तेज दिमाग का। और तब इसके अभियान शुरू होंगे, दक्षिण विजय अभियान। पहले आज उत्तर तक कंप्लीट करो और तब दक्षिण अभियान और अलाउद्दीन खिलजी पाओगे, अगले दिन खिलजी डायनेस्टी कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार दिमाग में जहां बैठाने आ गया कि हाँ यहाँ से यहाँ से टोटल चीज तुमको याद होते चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका? फटाफट लिख दीजिए। अच्छा तुम जानते हो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या है? वेरी गुड, अली गुरशप। अली गुरशप इसका मेन नाम, कभी कभी पूछता है तो अली गुरशप। दूसरा ये अपना राज्याभिषेक कहां कराया? बलवन के लाल महल में। तो चलिए नीचे लिख दीजिए, नीचे लिख दो अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली स्थित अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली स्थित बलवन के लाल महल में बलवन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराया। अपना राज्याभिषेक कराया। नीचे डैश लिख दो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम बोलो क्या है? अली गुरशप है। अली गुरशप है। अली गुरशप है। नीचे डैश लिख दीजिए, डबल स्टार का इंपॉर्टेंट लाइन है। शासक बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने नए धर्म चलाने और विश्व विजेता बनने का लक्ष्य रखा। नीचे डबल स्टार लगा के लिखो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी मींस दूसरा जुड़वा उसको कहेंगे। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया। सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण किया और सिक्के पर इस नाम को खुदवाया। नीचे डैश लिख दीजिए, डैश देखिए अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार। नीचे डैश देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार घोड़ों के लिए दाग प्रथा सैनिकों के लिए हुलिया प्रथा तथा केंद्रीय अस्थायी सेना रखने की प्रथा और सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का प्रचलन किया। नगद वेतन देने की प्रथा का
नीचे डैश देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय लूट का हिस्सा, लूट का हिस्सा ब्रैकेट में खम्स, लूट के हिस्सा को क्या कहते थे? खम्स। लूट के हिस्सा ब्रैकेट में खम्स को सैनिकों के लिए 20%, को सैनिकों के लिए 20% और राजा के लिए 80% निर्धारित किया गया, और राजा के लिए 80% निर्धारित किया गया, राजा के लिए 80% निर्धारित किया गया। चलिए पहले नीचे हेडिंग दे दीजिए, अब स्टार लगा के अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान। नीचे क नंबर में देख लिख दो, उत्तर भारत के विजय अभियान, उत्तर भारत के विजय अभियान, उत्तर भारत के विजय अभियान। चलिए हम ध्यान दें, सबसे पहले सेनापति चारों पे से पढ़ाओ, उलुग खां, नुसरत खां, जफर खां और मलिक काफूर। जल्दी बताओ एक कौन सा था जो गुजरात विजय का नेतृत्व किया? नुसरत खां। मलिक काफूर किस विजय से मिला? गुजरात विजय से। मंगोलों के आक्रमण में कौन मारा गया? जफर खां। मारा कौन गया था? जफर खां। तो धीरे धीरे दिमाग में थोड़ा पूरा फिट हो जाए, इसमें एक दो बात सुन लेंगे। 2-3 दिन के अंदर हम लोगों का एक बड़ा अनाउंसमेंट जो होने जा रहा है उसको समझ लीजिए। आप लोग के लिए कुछ इधर 3 दिन दिल्ली में वही वर्किंग कर रहे थे कि कहां से और क्या सिस्टम किया जाए, क्योंकि यहां से जो पीटी बच्चे पास कर गए उनके लिए अलग सिस्टम होगा, जो पीटी नहीं पास किए उनको बस यही सोचना है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। नन्ही चिटी दाना लेकर जब दीवालों पर चढ़ती है, चढ़ते दीवालों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ के गिरना, गिर कर चढ़ना उसे नहीं अखड़ता है और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो आपको चीटी को भी देखा होगा, चीटी को भी देखा होगा, चढ़ा गिर गया, फिर चढ़ा गिर गया, ऐसा नहीं कि गिरने के बाद रास्ता मोड़ लेता है कि उधर चलो बहुत मुश्किल। तो आपको थोड़ा मेहनत तो करना होगा। इसमें 2-3 बातें सुन लीजिए। पहली बात है कि इसमें पहले इस सिस्टम में हम अकेले थे, जिसको बड़ा स्वरूप दिया गया। बड़ा स्वरूप में क्या गया है? विद्या एजुकेशन और दिल्ली से स्पेस आईएएस उपेंद्र सर का था, उसको कोलिब्रेट कर दिया गया और उपेंद्र सर भी महीना में 20 दिन नहीं रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम मेंस की टीम को मजबूत करने के लिए खास नहीं कदम उठाया, क्योंकि मेंस में जो 2 सेक्शन थे, एक सेक्शन पेपर 1 में हम अकेले काफी थे, पेपर 2 में थोड़ा सा समस्याएं आ रही थी। ऐसे तो हमने ट्रायल में उनमें साइंस टेक और तमाम टीचर को फिर हम लाए थे, लेकिन फिर हम देखे कि और मजबूत हो जाएगा तो बढ़िया ही, इसमें दिक्कत नहीं है। तो एक तो हुआ कि अब इसमें आप लोगों का भी क्लास यहाँ पे 2-3 दिन के बाद एक बड़े फॉर्मेट में आएगा और पीटी के लिए भी न्यू बैच एक और आ रहा है। इसमें जो बच्चे नए हैं तो उन लोग को बैच में एडमिशन का जरूरत नहीं है, उन लोग एक नए बैच आए और एक नए बैच का टाइमिंग कंप्लीट अलग होगा। और वो बैच आपका उम्मीद है कि 3 जगहों पर स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है, एक नया टोला और एक बोरिंग रोड। ये उम्मीद है 2 दिन के अंदर सारे एड्रेस आपके इसमें आ जाएंगे। हमारा क्लासेस जैसे चल रहा था इस बैच में अपना चलते रहेगा। नए बैच में बिहार स्पेशल के भी दिल्ली से अलग टीचर आ जाएंगे। एक बैच है जो चल रहा है वो अपना सिस्टमैटिक है, बाकी दिल्ली टीम ही मेजॉरिटी उनका है, हम भी उसमें रहे, तो इसलिए वो बैचेस भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। उसमें उपेंद्र सर भी लगातार उनका भी 3 घंटा 4 घंटा दिन भर क्लासेस तो चुके टीम और काफी लोग जुड़ गए। 12 नए शिक्षक को जोड़ा गया, जिसमें 4 ऑलरेडी आस्था में आईएएस दिल्ली पढ़ा रहे थे, वो लोग किधर आ जाए। तो इसलिए पूरे सिस्टम को 2 टीचर सीएमई में पढ़ा रहे थे बोरिंग रोड, वो इधर आ गए। सीएमई के मेन पार्ट आपके उपेंद्र सर थे, वो भी वहां नहीं जाएंगे। अभी लास्ट उनका 2 दिन और क्लास वहां चलेगा, 2 दिन बाद कंप्लीट इधर के सिस्टम में आ जाएंगे। तो काफी कुछ परिवर्तन हमने कर दिया। और बाकी ये समझाने में भी हमें सर को सफल रहा कि फ्री स्ट्रक्चर हम लोग को कम लेकर के एक मध्यम और गरीब वर्ग का बच्चा पढ़े। जनरली लोग मिलते हैं तो फ्री बढ़ाते हैं, हम मिल गए, ये मिल गया तो बेस्ट हो गया, फ्री बढ़ा दिया जाए। हम लोग दोनों मिलने के बाद फ्री घटाने का निर्णय लिया, तो इसलिए और आप लोग के लिए बेहतर होगा। तो इसमें ध्यान दीजिए। तो आप लोग की ड्यूटी यही है कि नए बैच का 2 दिन बाद अनाउंसमेंट है, तो जो बच्चे बीपीएससी के लिए फॉर्म भरेंगे 0 से उनके बैचेस फिर से चले, सारे विषय उनके होंगे, उनके टाइमिंग अलग होंगे, तो अलग बैच में अपना क्लासेस करें। दूसरी बात, और 7वीं में ज्यादा टाइम ना तो मेंस का है ना पीटी का, इसलिए आपका भी टाइम ऑफ ड्यूरेशन 1-2 दिन में ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और इसमें आप लोग के लिए और 7वीं का अलग मेंस बैच प्रारंभ हो रहा है जो 0 लेवल से चले। तो इसलिए आप लोग में भी जो बच्चे हैं अभी से प्रारंभ होगा तो डेली 2 घंटा केवल मेंस पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में प्रारंभ करोगे तो अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, 10 से 4 इतना देर पढ़ेगा तब जाके खत्म होगा। तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं पढ़ोगे तो इधर डंडी मारेगा, उधर टाइम नहीं। अभी जो बच्चे उनको 10 से 4 लगातार क्लासेस चल रहा है, तो 10 से 5 चल रहा है, 4 नहीं 5 है, 4 से 5 में फिर हम भी रहते हैं, फिर 5 से 6 में ऑप्शनल लेते हैं, तो लड़का का दिक्कत ज्यादा है। तो अभी और 7वीं के लिए मेंस शुरू करेंगे और 7वीं वाला का मेंस जैसे हो जाएगा तब और 7वीं के लिए ऑप्शनल शुरू करेंगे। तो अभी आपका मेंस बैच में इस बच्चे के जितने हुए उन लोग को कोशिश करना है कि उसमें ज्वाइन हो जाए और शुरू से क्लास आपका निकलते जाए। एक बैच मेंस का नया बनेगा, एक बैच पीटी का नया बनेगा और एक पीटी का जो चल रहा है चलते रहेगा। तीनों को उसी टाइप से हम लोग रूटीन ऑर्गेनाइज करेंगे, उसी टाइप की टीम होगी, लगातार आपके क्लासेस सिस्टमैटिक हो जाएंगे। इधर अब आपका अभी लग रहा होगा कि और पढ़े तो कुछ और रूटीन में परिवर्तन के बाद, जैसे अभी 10 दिन हम लोग लुक मेंस पॉलिसी पे चल रहा है, मेंस का डेट जल्दी, तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे मेंस वाले को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया जाए। 10 दिन बाद फिर दुलहुआ बैच तुम ही लोग हो जाओ, फिर मेंस वाले में सिलेबस लगभग पहुंचेगा हम लोग को, तो अब तुम लोग को ही झेलना है। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं आप लोग में बिहार स्पेशल का सिस्टम और मॉडर्न हिस्ट्री का सिस्टम, क्योंकि इसलिए खिलजी अगले दिन खत्म हो जाए। खिलजी के बाद तुगलक में टाइम नहीं लगता और सैयद तो केवल सुनने के लिए रहता है। सैयद थोड़ा टाइम लगेगा, सैयद में खाली एक राजा सुनोगे खत्म हो गया, लोधी में फिर टाइम लगे और जस्ट मुगल आ जाएगा। और मेन इसमें जो इस बार गहराई से पढ़ना है तो हम चाहते हैं सल्तनत कालीन और मुगल कालीन की व्यवस्थाओं को भी गहराई से पढ़ो, इसलिए उसमें भी 2-3 दिन समय पढ़ा देंगे तो डेप्थ का क्वेश्चन बन जाएगा। और बाकी कहानी बेस से इजीली वाला सेक्शन थोड़ा टच हो जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए। अब तो क्लास हमारा इधर लगातार ही है, 2 दिन बाद आपके रूटीन में कुछ चेंजिंग है, जिसके लिए नए शेड्यूल बनेंगे। नए बच्चे जो भी है उनको इन्फॉर्म कर दोगे कि उम्मीद है 28 या 1 तारीख से नया बैच यहाँ बनेगा, जिसके साथ हम लोग फिर से चलेंगे। और तुम लोग को और 7वीं मेंस के नए बैच में जुड़ना है। जो लोग 7वीं मेंस में थे, पीटी नहीं हुआ, तो उन लोग के लिए कुछ विशेष रियायत होगा, वो भी अपना कंटिन्यू पढ़ते अपना चला जाएगा। तो उसमें टीचर चेंज हो जाएंगे और 7वीं